हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे और आज हम पढ़ेंगे आईपीसी और बीएनएस के डेफिनेशन क्लॉज का डिफरेंस, और रादर वी वुड बी comparing and analyzing the difference between the definition clauses of भारतीय न्याय संहिता and Indian Penal Code, right? So let us start. अब जो मेजर चेंज हुआ है वो यही हुआ है कि बीएनएस इज मोर कंसाइज, तो उसको कंसाइज करने की कोशिश की गई है, कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है। इफ यू में, जैसे कि मैंने समझाया भी था, इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस इन इंडिया, है ना, कंसोलिडेट एंड अमेंड। तो इसीलिए जो सेक्शंस आईपीसी में 511 थे वो अब बीएनएस में कम हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिमिनरी जो चैप्टर था वो 2 चैप्टर में डिवाइडेड था, चैप्टर 1 and 2 फ्रॉम सेक्शन 1 टिल सेक्शन 52A, लेकिन प्रीलिमिनरी को बीएनएस में कंसाइज कर दिया है और उसे एक ही चैप्टर में सेक्शन 1 से लेकर 3 तक इंक्लूड किया है, तो इससे बहुत सारे सेक्शंस कम हो जाते हैं, राइट? तो सारी डेफिनेशन जो 1 से लेकर 52A तक दे रखी थी वो अब 1 से लेकर 3 तक ही सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं उन डेफिनेशन में? हाउ आर द डेफिनेशंस डिफरेंट देन व्हाट इट वाज देयर बिफोर एंड व्हाट इज इट नाउ? इसी चीज को हम इस सेशन में समझेंगे। लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज दैट ऑफ चाइल्ड। अब आईपीसी में चाइल्ड की कोई डेफिनेशन नहीं थी। इनफैक्ट चाइल्ड को डिफाइन ही नहीं किया गया था किसी लॉ में 1960 तक। 1960 में कहीं जाके चिल्ड्रन वेलफेयर एक्ट आया, जो कि डिलिंक्वेंट ट्रबल चिल्ड्रन को केयर, प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन दिलवाने का लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का एक एफर्ट था, है ना। उससे पहले उसमें चाइल्ड को डिफाइन किया गया था सेक्शन 2 क्लॉज E, वेयर द चाइल्ड वाज हेल्ड टू बी अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 16। ठीक है, तो कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं था जो there wasn't a legislation which was particularly dedicated towards the well-being of children except this one। ठीक है, तो इसलिए चाइल्ड को डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और आईपीसी भी इज मोर लाइक अ जनरल लेजिस्लेशन, वहां पे भी चाइल्ड की डेफिनेशन की कोई खास जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर जरूरत है भी तो उस डेफिनेशन को माइनॉरिटी से डिराइव कर देते हैं, विच इज गिवन इन द जनरल डेफिनेशन क्लॉज। ठीक है, तो जो जनरल डेफिनेशन क्लॉज एक्ट है उसमें माइनर की डेफिनेशन को इंपोर्ट कर लेते हैं, और अगर कहीं पे भी चाइल्ड नहीं डिफाइंड है, माइनर नहीं डिफाइंड है, तो उसी डेफिनेशन को यूज कर लिया जाता है। 1986 के बाद फिर एक देयर स्टार्टेड अ रेगुलर प्रोसेस ऑफ incorporating or enacting legislations which were meant for children। 1986 में juvenile act आया, prohibition of एम्प्लॉयमेंट इन एंड लेबर इन चिल्ड्रन आया, फिर उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, कंपल्सरी एजुकेशन, पॉक्सो, बहुत सारे एक्ट्स आए एक के बाद, राइट? उन सब में चाइल्ड को डिफाइन किया गया। चाइल्ड की डेफिनेशन लेकिन आईपीसी में कभी भी कंपल्सरी या नेसेसरी नहीं समझी गई, इसलिए देयर वाज नो अमेंडमेंट व्हिच वाज मेड टू इंक्लूड दिस एक्सप्रेसली एज अ डेफिनेशन, राइट? और अगर जरूरत भी कभी पड़ी तो कोर्ट्स ने उन्हीं डेफिनेशंस को इंपोर्ट कर लिया जो बाकी लॉज में दे रखी थी, फॉर द पर्पस विच इट सर्व्ड। बट हियर इन बीएनएस एन एक्सप्रेस एफर्ट हैज बीन मेड टू इंक्लूड चाइल्ड इन वन ऑफ द डेफिनेशंस। So section 2 clause 3 actually defines child as any person below the age of 18। तो वही माइनर की जो डेफिनेशन है जनरल क्लॉजेस एक्ट में, वही चाइल्ड की डेफिनेशन बीएनएस में दे रखी है। ठीक है, अब आता है जेंडर। जेंडर एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सी अप्रोच हुआ करती थी जेंडर की 19th सेंचुरी में, जब आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था। तो जेंडर वाज जस्ट ही एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ ही, तो ही वुड इंक्लूड शी, हिम, हर, ठीक है, दे ऑल्सो। तो मेल, फीमेल प्लस द नंबर ऑफ पीपल, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, हालांकि सिंगुलर प्लूरल भी अलग से डिफाइंड है उसमें आईपीसी में, लेकिन ही में शी इंक्लूडेड था। सो इट्स नॉट जस्ट अ मैन हु कैन कमिट अ क्राइम, इट इज ऑल्सो अ वुमन हु कुड कमिट अ क्राइम। लेकिन यहाँ पे
जेंडर को थोड़ा और इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की गई है, बिकॉज as you can see, as part of social progression and development, the government is trying to bring into the spectrum transgenders also. तो जेंडर के स्पेक्ट्रम में ट्रांसजेंडर्स को लाने का भी एक एफर्ट है. जो ट्रांसजेंडर्स का जो डेस्टिट्यूशन है, उनकी जो वैग्रेंसी है, उसको सोसाइटी से खत्म करके उनको मेन स्ट्रीम में लाने का जो एफर्ट है, वो बीएनएस में देखा जा सकता है. 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसमें सेक्शन 2 क्लॉज के ट्रांसजेंडर को डिफाइन करता है, हु वुड बी अ ट्रांसजेंडर. तो उसी डेफिनेशन को इंपोर्ट किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस डेफिनेशन विच इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ बीएनएस. Right, so BNS 2 clause 10 gender does not just include he and the derivatives of he, it would include he, she and a transgender person. ठीक है, for every intent and purpose. तो डेफिनेशन को थोड़ा इंक्लूसिव बनाया गया है, मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश की है, जो करंट सोसाइटल ट्रेंड है उसको केटर करने की कोशिश की गई है. ठीक है, अब आती है जज की डेफिनेशन. जज की डेफिनेशन अगर देखा जाए, सेक्शन 19 यूज टू डिफाइन अ जज एज अ पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू बी डेजिग्नेटेड एज अ जज. ठीक है, तो वो आदमी जैसे लॉ ने डेजिग्नेशन दे रखी है जज की, मतलब उसके नाम के आगे जस्टिस लगा हुआ है क्योंकि लॉ ने लगाया है, प्लस अ पर्सन हु इज एम्पावर्ड टू डिलीवर जजमेंट, सिविल क्रिमिनल एस्पेक्ट्स, एंड दोज जजमेंट्स आर डेफिनेटिव. और अगर वो एट द मोमेंट इनिशियल स्टेज पर डेफिनेटिव नहीं है, तो अपील में चैलेंज होने के बाद अगर उन्हें हायर अथॉरिटी कंफर्म कर देगी तो वो डेफिनेटिव हो जाएंगे. तो ये सब करने की पावर जिसके पास है वो जज है. ठीक है, ये थी डेफिनेशन सेक्शन 19 में जज की. तो जज की डेफिनेशन रेस्ट्रिक्टिव नहीं है. एक्चुअली जज की डेफिनेशन आईपीसी में भी काफी अच्छी थी. इट इंक्लूडेड द वर्ड not only but also, जिसका मतलब है clearly signifies that the intention of the legislature was to make this definition inclusive and not exhaustive. ठीक है, यहाँ पे however this version is more explicitly structured, जैसे इसमें points दे रखे हैं, components दे रखे हैं, तो इससे इस definition को समझना थोड़ा easy हो जाता है. That's it, that is the only difference. बाकी जो difference है वो ये है कि the definition includes the word includes. ठीक है, definition is using the word includes instead of not only or but also, जिससे again the entire agenda is to make the definition easier to understand. That's it. तो उसको थोड़ा और structure दे दिया है, उसको उसकी language को कम ambiguous बना दिया है, उसको exhaustive नहीं किया है, inclusive ही रखा है, और उस इंक्लूसिविटी को एक्सप्रेसली समझाने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए इस वर्ड को यूज किया गया है. जैसे ये वर्ड जो है वो कई बार एकदम से नहीं समझ आते हैं प्रैक्टिशनर्स के या सिविलियंस के, बिकॉज दे आर कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश. द वर्ड इंक्लूड्स हाउएवर इज मोर सिंपल एंड डिनोट्स द एजेंडा क्वाइट क्लियरली. ठीक है, टू इंश्योर क्लैरिटी एंड अ मोर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इस वर्ड को यूज किया है, और उसको थोड़ा सा और थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट में जनरेट कर, मतलब इनकॉर्पोरेट करके क्रिएट किया गया है. सो दैट्स इट. बाकी द न्यू डेफिनेशन में reflect a certain modernization in the legal language, giving it a more, what should we say, a more structured format. लेकिन जो डेफिनेशन के जो कॉन्टेक्स्ट, इंटेंट, आइडिया, मीनिंग जो था, दोनों डेफिनेशंस का बिल्कुल सेम है. तो सेक्शन 19 में जज की वही डेफिनेशन थी जो सेक्शन 2 क्लॉज 16 में है, कुछ भी चेंज नहीं है. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग या इंटेंट के पर्पस से. ओके, अब आती है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन. तो मूवेबल प्रॉपर्टी आईपीसी में ऐसे डिफाइंड है. द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी इज इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन. ठीक है, विच एक्सेप्ट लैंड. तो वो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी चाहे वो कैसी भी हो, बस वो लैंड नहीं होनी चाहिए या फिर वो कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो अर्थ से परमानेंटली फास्टेंड है. ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, आई एम सॉरी, गिवन इन सेक्शन 20 ऑफ आईपीसी. अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है सेक्शन 2 क्लॉज 21 में? मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू अर्थ. दोनों डेफिनेशंस को अगर आप पढ़ेंगे तो डिफरेंस कोई नहीं है, बिल्कुल जैसे जज की डेफिनेशन में था वैसे ही है. द ओनली चेंज इज दैट ऑफ द वर्ड कॉर्पोरियल.
The new definition does not include the word corporeal, and the entire reason of not including the word corporeal is just to create a more simplistic version of movable property. तो मूवेबल प्रॉपर्टी को बहुत ही इजी वे में डिफाइन किया गया है, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को इंक्लूड किए बिना. मीनिंग वही है जो कि आईपीसी में था, इंटेंट भी वही है, कॉन्टेक्स्ट भी वही है. इस डेफिनेशन को, इनफैक्ट ये नहीं, इस डेफिनेशन को बहुत सारे जजमेंट्स, बहुत सारे प्रोनाउंसमेंट से क्लियर किया जा चुका है, और वो जजमेंट्स, वो प्रोनाउंसमेंट्स इस लीगल डेफिनेशन पर भी अप्लाई करेंगे. तो वही डेफिनेशन जो ओवर द ईयर मूवेबल प्रॉपर्टी की क्रिएट की गई है, वो कोई भी एम्बिग्यूटी जो इस सेक्शन में आती थी वो पहले ही रिमूव हो चुकी है. ठीक है, तो डेफिनेशन में अगेन द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन, द मीनिंग विच द डेफिनेशन अफोर्डेड टू द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम. The only change is that in the language of the two sections, everything else remains exactly the same. ठीक है, तो इन दोनों में कोई definition significant major difference नहीं है. ठीक है, अब आता है वर्ड डॉक्यूमेंट. द वर्ड डॉक्यूमेंट denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks. अब वर्ड डॉक्यूमेंट को देखा जाए तो डॉक्यूमेंट एक्चुअली उस टाइम के हिसाब से डिफाइंड है जिस टाइम में आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था, विच वॉज इन 1800. ठीक है, तो 1800s में डॉक्यूमेंट एक सर्टेन टाइप के ही हो सकते थे, क्योंकि वो एरा ही अलग थी. डिजिटलाइजेशन नहीं आया था, है ना, बहुत सारी चीजें नहीं आई थी. लेकिन अब आज के टाइम में, डिजिटल वर्ल्ड में, डॉक्यूमेंट अब बस एक कागज पे लिखा जाने वाला कंटेंट नहीं रहा, जिसपे फिगर्स, लेटर्स और किसी भी तरह के मार्क से आप किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट कर देंगे, एंड देन इट वुड बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. आईपीसी की डेफिनेशन सिर्फ फिजिकल फॉर्म्स को कवर करती थी डॉक्यूमेंट्स की. इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी और मैटर को, या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी डिजिटल एविडेंस को डॉक्यूमेंट की कवर नहीं किया जाता था. लेकिन जैसे जैसे डिजिटल एज आई, एरा आया, एविडेंस एक्ट को अमेंड कर दिया गया, जिससे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को भी एडमिसिबल डिक्लेयर कर दिया गया. और बहुत सारे प्रोनाउंसमेंट्स और जजमेंट्स भी आए जिसमें इस डिजिटल गैप को फिल करने की कोशिश की गई. लेकिन आईपीसी में ऐसा कोई एक्सप्रेस अमेंडमेंट नहीं हुआ जो डॉक्यूमेंट्स में डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को या डिजिटल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करे. BNS, however, the definition is expanded to clearly include the electronic and digital record, जो कि एविडेंस के फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं या फिर किसी भी और फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं. ठीक है, तो आईपीसी में आप देख ही सकते हैं द डेफिनेशन दो सर्व्ड द पर्पस, क्योंकि अमेंडमेंट वाज मेड इन द एंसिलरी लॉज. तो आईपीसी को जो वो सपोर्ट करता हुआ लॉ है एविडेंशियल डिपार्टमेंट में, उसके अमेंडमेंट की मदद से आईपीसी का काम चलता रहा. लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है सब कुछ, डेफिनेशन को थोड़ा इंक्लूसिव बना दिया गया है. सो इट इज द सिमिलर लैंग्वेज इज यूज्ड, बट देयर इज एन एडेड फेज कि भाई एनी मैटर डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस इंक्लूड्स, मीन्स एंड इंक्लूड्स. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फॉर्म नहीं है, इसका डॉक्यूमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड भी होगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड इंक्लूड किए जाएंगे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में. ठीक है, तो भाई द मेजर डिफरेंस इज जस्ट टू मैच द करंट ट्रेंड. तो आज की डिजिटल एज में, आज के मॉडर्न एज में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को एक कागज का टुकड़ा नहीं माना जा सकता. डेफिनेशन बहुत एक्सपैंड हो चुकी है. इनफैक्ट टेक्स्ट मैसेजेस को, व्हाट्सएप मैसेजेस को भी एक एविडेंस की एक एविडेंस का लेबल मिल गया है. दे कैन बी यूज, दे आर एडमिसिबल एज एविडेंसेस. अब वो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है. तो दैट इज व्हाट बीएनएस हैज ट्राइड टू डू टू रन अलोंग विद द करंट डेवलपमेंट. बाकी जो मेजर डेफिनेशन थी वो सेम ही रहती है. डॉक्यूमेंट्स को जो फिजिकल फॉर्म जो डिफाइन करती हुई डेफिनेशन थी वो अभी भी सेम है.
तो दिस फिजिकल फॉर्म, ऐसा नहीं कि अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स ही डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएंगे, पेपर का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है, right? So the physical form of the documents remains the same for intent, for every intent and purposes. So if there's a document which is drafted on a paper by means of letter, marks, figures or anything else, that is the same in IPC and in BNS. बस IPC में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल को एक्सप्रेसली कवर नहीं किया गया, इट वॉज डन मोर इन अ वे ऑफ इंटरप्रिटेशन। जैसे सेक्शंस को कई बार आर्टिकल 21 में फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही लाइन का आर्टिकल है, लेकिन एविडेंटली वो आर्टिकल दुनिया की हर चीज कवर करता है, इंटरनेट, लाइवलीहुड, शेल्टर, है ना, क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन वाटर, वो एवरीथिंग, प्रिवेसी, है ना, तो वो, लेकिन उसमें आर्टिकल 21 में लिखा हुआ थोड़ी है सब, उसको अमेंड भी नहीं किया गया इन सब चीजों को डालने के लिए। तो बस वही है कि भाई जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे डेफिनेशन को और या उसको आर्टिकल को इंटरप्रेट किया जाने लगा। अब इंटरप्रिटेशन के माध्यम से वो डेफिनेशन काफी ज्यादा वाइड हो चुकी है। आर्टिकल 21 की डेफिनेशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के साथ भी ऐसे हुआ कि इसे अमेंड नहीं किया गया, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जैसे जैसे एरा डिजिटल हुई, इसको इंटरप्रेट किया जाने लगा। अमेंडमेंट एविडेंसेस के पर्पस के लिए जरूरी था, तो एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया। बीएनएस में इस एफर्ट को एक्सप्रेस कर दिया है कि भाई डॉक्यूमेंट अब सिर्फ पेपर पे नहीं रहे, डिजिटल भी हो चुके हैं, तो इसलिए बट दैट इज द ओनली चेंज दैट हैज बीन मेड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ईयर मंथ पे, सेक्शन 49 ईयर मंथ। Wherever the word year or the word month is used, it is to be understood that it is to be reckoned month or year according to the British calendar, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि भाई इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है, तो द फैक्ट कि यहाँ पे कॉलोनियल पावर रूल कर रही है, उसके एविडेंसेस छोटे टिडबिट्स में देखने को तो मिलते ही है, और उनमें से एक टिडबिट ये भी था, ठीक है। तो ये दैट इज द ओनली रीजन। हालांकि अब जो चेंज है वो इसको चेंज करके जॉर्जियन की तरफ ले जाता है, दैट इज इट, ठीक है। तो ईयर और मतलब वर्ड मंथ और ईयर इज टू बी यूज्ड, अंडरस्टूड, रेकन्ड अकॉर्डिंग टू द जॉर्जियन कैलेंडर। तो ब्रिटिश को चेंज करके जॉर्जियन कैलेंडर कर दिया गया है ना, क्योंकि भाई ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने ही आईपीसी ड्राफ्ट किया, तो जितना भी जो भी कुछ पावर, अथॉरिटी, डेफिनेशन डिराइव हो रही थी, वो या तो ब्रिटिश लॉ से हो रही थी, या क्राउन से हो रही थी, या उनकी एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस से हो रही थी। तो सोचने वाली बात है कि जब कैलेंडर की बात होगी तो वो ब्रिटिश कैलेंडर होगा, क्योंकि इंडिया में तो संवत चलता था, जो ब्रिटिश के लिए तो समझना उसे नामुमकिन था, है ना। तो जितना भी लीगल प्रोसीडिंग, पब्लिक प्रोसीडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, जो कुछ भी होगा वो अब नए कैलेंडर के हिसाब से होगा, जो कि ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है, या जो हम फॉलो करते हैं। तुम्हारा संवत तो हमें समझ नहीं आता, ठीक है। लेकिन अब जो है कि अब इंडिया सोवरन हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है, एंड द वर्ड ब्रिटिश डज नॉट रियली बोर्ड वेल, बहुत इट डजंट लुक नाइस, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो ये सोवरेनिटी को एक दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ स्पॉट, जो कि इंडिया की सोवरेनिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, कि भाई लॉ भले ही इन्फ्लुएंस्ड है ब्रिटिश से, क्योंकि बनाया उन्होंने था, लेकिन वी आर इंडिपेंडेंट नाउ एंड वी डू नॉट हैव टू यूज एनीथिंग दैट वाज expressly denoting the colony of British or the British rule in India. So that is why the word British has been replaced with Georgian, which is a more universally recognized term. हालांकि अगर वैसे एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ब्रिटिश कैलेंडर हिस्टोरिकली अलाइंस विद जॉर्जियन कैलेंडर ओनली, दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड है, किसी पर्टिकुलर कंट्री या एथनिसिटी या नेशन को कोई भी किसी भी तरह का सुपीरियोरिटी या सोवरेनिटी नहीं देता है, इसीलिए ब्रिटिश को चेंज करके जॉर्जियन कैलेंडर को यूज किया गया है, ठीक है। बाकी वही जो कैलेंडर आप फॉर्म करते वो यूज करते आ रहे हैं, कैलेंडर वही है, कैलेंडर में कोई चेंज नहीं, द सेम डेट्स एंड एवरीथिंग, ठीक। द ओनली थिंग दैट हैज बीन चेंज्ड इन दिस डेफिनेशन इज द वर्ड. The definition remains the same, the calendar also remains the same, everything remains the same except for the word, ठीक है। They have used a more neutral kind of word, which is clearly an attempt to do away with any British effect that the laws might have had
और सॉरी नॉट माइट, दे डेफिनेटली हैड, ठीक है, the over Indian legislations even after we got independent 100 years after, not 100 but हाँ 70-80 साल तो हो ही गए, ठीक है। तो दैट इज इट, ये था डेफिनेशन क्लॉज की सिमिलैरिटी और डिफरेंस। अगर आप ओवरऑल ब्रॉडली देखें तो डेफिनेशंस में कुछ खास डिफरेंस है नहीं। 1860 का भले ही था ये लॉ आईपीसी, लेकिन एक बहुत ही इंक्लूसिव और ओपन टू इंटरप्रिटेशन लॉ बनाया गया। 1816 का लॉ आज 2024 में कहीं ना कहीं चल ही रहा था। अगर उसमें कुछ रिडंडेंट लॉज को या फिर जो प्रैक्टिसेस नहीं चलती उन्हें हटा दिया जाए, जिन्हें हटा भी दिया गया, पूरे पूरे चैप्टर्स हटा दिए गए थे अमेंडमेंट से, है ना, तो वो लॉ आज भी एप्लीकेबल था। बस वही है कि वो बनाया ब्रिटिश ने था, तो क्रिमिनल जो जूरिस्प्रूडेंस है इंडिया का वो ब्रिटिश बना के चले गए और हम आज तक उसे ही यूज कर रहे हैं। तो रीजन कोई और नहीं था, रीजन बस इतना था कि वो लॉ वाकई में इस तरह का था कि उसे 100 साल बाद भी यूज किया जा सकता था, है ना। जैसे ब्रिटिश की बनाई हुई बिल्डिंग्स, उनके मॉन्यूमेंट्स वो डिमोलिश नहीं किए जा सकते क्योंकि दे आर स्टिल वर्किंग विदाउट एनी डिफेक्ट व्हाटसोएवर। तो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स के साथ शायद आईपीसी को भी आज ये रेलेवेंट बनाया जा सकता था। आईपीसी इवन दो वाज क्वाइट रेलेवेंट, ठीक है, ऑल्दो उसे अमेंडमेंट से थोड़ा और रेलेवेंट बनाया गया, तो इट कुड हैव बीन कंटिन्यूड, बट एनीवे द लेजिस्लेचर डिसाइडेड अदरवाइज, डिसाइडेड टू कंप्लीटली रिप्लेस इट विद लॉज। तो अगर आप देखें कंसेप्ट वाइज या इंटेंट या किसी भी और पर्पज से, तो डेफिनेशन, एजेंडा, मीनिंग तो लगभग सेम ही रहता है ना। बस डेफिनेशन को थोड़ा और सिंपलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है। डेफिनेशंस हैव बीन मेड मोर सिंपल, तो the complicated words that might have created or introduced some kind of ambiguity, which was of course later on removed by interpretations, legislations, judgments. But अब कोई आने वाले टाइम में कोई भी कंफ्यूज हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिएट करने वाले या किसी भी तरह का ब्रिटिश इन्फ्लुएंस मैनिफेस्ट करने वाले वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया है। बट ऑल्सो नॉट ओनली को इंक्लूड से कर दिया है, ब्रिटिश को जॉर्जियन से कर दिया है, ठीक है। डेफिनेशंस को थोड़ा एक्सपैंड ही भी किया है जिससे वो मॉडर्न डे को केटर कर सके, सो दैट इट कैन इट फिट इन द करंट वर्ल्ड दैट इज ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल और बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो उन सारी चीजों को कवर कर सके, आज की एज के साथ प्रॉपरली अलाइन कर सके। तो दिस इज द चेंज दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द डेफिनेशंस परस्पेक्टिव। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेशन में आपको अपने कंसेप्ट को कंप्लीटली ऑल्टर करने की जरूरत नहीं, जो आपने पढ़ा है वो काम आएगा। दो तीन चीजें याद रखनी है और वो 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, which of the following new word has been included in the term gender under section 2 clause 10 of BNS? तो आंसर इसका बहुत ही सिंपल है, आई एम श्योर सबको आता होगा, लेकिन अगर कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं तो इसका आंसर इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एनीबडी हु वांट्स टू चेक आउट द आंसर कैन जॉइन आवर इंस्टाग्राम हैंडल, राइट। उसका डिस्क्रिप्शन आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू थ्रू दिस एंटायर सीरीज। यूट्यूब पे हम पढ़ेंगे और इंस्टाग्राम पे हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं नए कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ, सेम टाइम टुमारो 5:30 PM। सी यू देयर, थैंक यू सो मच।